हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और राजस्थान की कई वैकेंसीज़ में जो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है कंप्यूटर लाइन में, वो रहता है आपका RSCIT। तो हम उस कोर्स के जो जो टॉपिक्स हैं, कोर्स के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं, उन्हें डे बाय डे कवर कर रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने 3rd चैप्टर तक कवर कर लिया है, 4th का भी पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। आई होप आपने वो सारी वीडियोस अच्छे से देख ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। ठीक है, प्रीवियस की क्लास में जैसे हमने इंटरनेट का परिचय देखा कि इंटरनेट का क्या यूज़ है, किस तरह से मॉडेम वर्क करता है, ISP कौन होते हैं, हमें इंटरनेट किन किन मेथड्स के थ्रू हमें प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से वीडियो में देख लिया है। आई होप आपने वो वीडियोस अच्छे से देख ली होगी। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा यहाँ पे आपने मोबाइल तक का देख लिया था कि मोबाइल्स में हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती 3G 4G और अब तो 5G भी आ ही गया है। तो हम मोबाइल्स के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रानेट। ठीक है, देखिए इंट्रानेट एक, जैसे अभी तक हमने इंटरनेट की बात करी, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो नेटवर्क रहता है वो इंटरनेट के अंडर में आ जाता है। पूरे वर्ल्ड में आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, फाइलें शेयर कर पा रहे हैं, आप किसी को लाइव वीडियो देख पा रहे हैं ना, आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं। ये सब किस में आ जाता है? आपके जो बेसिक, आपका जो इंटरनेट का, एक सेकेंड, आपके जो इंटरनेट के थ्रू आप एक पर्सन से किस तरह कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये सब इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। अब उसी इंटरनेट की लाइन में आपके लिए एक और वर्ड आता है इंट्रानेट। ये इंटरनेट नहीं है, ये है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी कोई प्राइवेट संस्था है ना, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट सेंटर है, वो अपना खुद का कोई नेट बनाती है ना, नेट का यूज़ करती है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? आपका इंट्रानेट के अंडर में आ जाता है। आई होप आपको सिंपल जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो समझ में आ गया होगा कि अपना खुद का पर्सनल जो नेटवर्क होता है वो हमारा इंट्रानेट के अंडर में आता है। एक इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के आंतरिक IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं के लिए एक विस्तृत श्रृंखला संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है एवं ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक प्राइवेट संस्था है, वो अपना खुद का नेट यूज़ कर रही है, कोई कनेक्शन है जिसके थ्रू संस्था के जो एम्प्लॉयज़ हैं, संस्था के जो पर्सनस है, केवल वो ही उस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को उस नेट का यूज़ करने की फैसिलिटी नहीं है। तो वो किस में आता है? हमारा इंटरनेट के अंडर में आता है कि केवल आपका खुद का जो नेटवर्क रहता है, ऑफिस का जो नेट रहता है, वो आपका इंटरनेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंटरनेट वेबसाइट किसी अन्य वेबसाइटों की तरह काम करती है, लेकिन इंटरनेट को संरक्षण देने के लिए फायरवॉल अनऑथराइज्ड उपयोग को बंद कर देता है ना। कई बार फायरवॉल के कुछ ऐसे सेटिंग्स होती हैं जो आपके इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए है ना, कुछ अनऑथराइज साइट्स जो आपके नेट तक पहुंचना चाहती है, उनके एक्सेस को क्या करवा देता है? ये ब्लॉक कर देता है, उन्हें यूज़ करने की फैसिलिटी नहीं देता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये एक नेटवर्क, इंटरनेट आप जानते हैं पूरा वर्ल्ड का है। अभी कोई कॉर्पोरेट संस्थान है, उसका अपना एक नेटवर्क हो गया है ना, तो वो किस में आ जाता है? हमारा इंट्रानेट के अंडर में आ जाता है। और इंटरनेट होता है वर्ल्ड में आपस में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही है, वो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रही है। और इंटरनेट आपका जैसे खुद का बिजनेस का, कॉर्पोरेट बिजनेस का है, वो नेटवर्क आपका इंटरनेट के अंडर में आ जाता है। इसी तरह एक और होता है आपका एक्स्ट्रानेट, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया, बट अगर मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, मैं बता दूंगी कि मान लीजिए आप किसी और के नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो किस में आ जाता है? आपका एक्स्ट्रानेट में आ जाता है। जैसे इंटरनेट जान ही गए आप, इंटरनेट जान ही गए, अब होता है एक एक्स्ट्रानेट। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, जो कि ये कॉर्पोरेट संस्थान है, ये खुद का नेट भी नहीं ले रही और इंटरनेट तो खैर लेना ही पड़ेगा, बट ये खुद के नेट की जगह मान लीजिए कोई दूसरी संस्थान है, उसका नेट का यूज़ कर रही है, तो किस में आ जाएगा? आपके एक्स्ट्रा नेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनका खुद का ना लेके किसी दूसरी संस्थान का नेटवर्क का यूज़ कर रही है, वो किस में आता है? आपका एक्स्ट्रा नेट में आ जाता है। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई होगी, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट बनाम इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट आप जान ही गए पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क होता है। इंट्रानेट ये छोटे स्मॉल एरिया में
केवल ऑफिस के पर कुछ लोगों के लिए यूज़ करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसकी जो लिमिटेशन है वो कम है, इसकी जो रेंज है वो भी कम है। तो आपको ये तो इसकी थ्योरी में मैंने आपने बताया होगा, तो आपको उसमें भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं चाहे तो। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वेब WWW है, जो जबकि इंटरनेट एक कंपनी का निजी इंटरनेट है। सिंपल सा ये जो मैंने बताया है वही आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। सिर्फ एक कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल्स के उपयोग में लेते हैं, साथ ही ईमेल और अन्य WWW स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। TCP/IP मॉडल्स आपके प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको इन दोनों की फुल फॉर्म एक बार नोट कर लेनी है, क्योंकि RSCET के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है ना। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया होगा। अगर आप कहीं भी डेटा अपना फ्लो करना चाहते हैं, आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को, रूल को फॉलो करते हुए ही क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो भी आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू ही कर पा रहे हैं। आप चाहे वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी कंटेंट पोस्ट करें, डाउनलोड करें, किसी से कम्युनिकेशन करें, तो ये सब इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। दोनों में मुख्य फर्क यह है कि इंट्रानेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है ना। इंट्रानेट का यूज़र यानी यहाँ का जो यूज़र है वो इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों यानी अगर आपने फायरवॉल सेट कर रखा है तो इंटरनेट का कोई भी जैसे अनऑथराइज साइट्स है वो इंटरनेट के जो भी डिवाइसेस है उन तक, उसके नेट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, सिंपल सा ये जब हमने फायरवॉल सेट कर रहा है, फायरवॉल क्या करते हैं, जैसे एक तरह से प्रोटेक्शन लगा देते हैं हम कि कुछ अनऑथराइज साइट्स क्या कर नहीं सके, हमारी वेबसाइट तक, हमारे नेटवर्क तक नहीं आ सके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम फायरवॉल सेट कर सकते हैं। कभी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो हम आपको फायरवॉल के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, इंटरनेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चल सकता है। ठीक है, इंटरनेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। ठीक है, सिंपल सा ही है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। इंटरनेट अधिक व्यापक है, बड़ी आबादी में फैला है, सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत से यूजर्स के लिए सूटेबल है ना। सबको बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कौन, आपका इंटरनेट। इंटरनेट का एक अधिक सुरक्षित और निजीकृत प्राइवेट संस्करण है ना। इंटरनेट जैसे आपका प्राइवेट ऑफिस है, कोई ऑफिस है, उसका अपना एक नेटवर्क हो गया, बाहर से अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो पा रहा, कोई हैकर्स आपके नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहा फायरवॉल्स की सेटिंग के कारण, तो देख सकते हैं आपका जो नेटवर्क है वो क्या है, थोड़ा सिक्योर है बाकी की तुलना में। पूर्ण रूप से एक संगठन ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशंस के उद्देश्य से बनाया गया। मोस्टली इसका मेन पर्पस क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिवाइसेज, जितने भी पर्सन है, आपस में एक दूसरे से अच्छे नेट में कम्युनिकेशंस कर पाए, उनका डेटा लीक ना हो, इस कारण इसको डेवलप किया गया है। इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन के संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है, जिसमें संपूर्ण वर्ष 24 घंटे त्वरित क्विक एक्सचेंज डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं ना। समझ में आया कि अगर ऑफिस का है, आप कभी भी उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस नहीं हो पा रहा बाहर का, और आपका डेटा इस कारण क्या है, सिक्योर है, उसका कोई भी लीक नहीं कर पा रहा है ना। नेक्स्ट आता है एक वेबसाइट खोलना, है ना। एक वेबसाइट को ओपन कैसे कर सकते हैं, एक ये न्यू टॉपिक है इंटरनेट, और इंटरनेट वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक्स्ट्रानेट जो कि मैंने बीच में बताया था वो भी आपने अपने नोट कर लिया होगा नोटबुक में। तो आगे देखते हैं, एक वेबसाइट खोलना, ओपनिंग अ वेबसाइट। एक वेबसाइट, वेब पेज खोलने से पहले आपको उन सिस्टम्स की जो प्रोसेस होती है ना, पूरी प्रोसेस होती है वेबसाइट को ओपन करने से पहले, तो उन्हें समझना होगा। एक वेबसाइट को ओपन कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल प्रोसेस तो जानते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका नेम एड्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने www.vmou की वेबसाइट पर हमें जाना था, तो हमने क्या कर दिया, उसका एड्रेस बार में नेम टाइप कर दिया। नेम टाइप करने के बाद हमारे जैसे भी इंटरनेट स्पीड होगी उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है तो आप क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे और सिंपल अपने ब्राउज़र में एड्रेस बार में लिख देते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो भी वेबसाइट है उसका विंडो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कि बहुत से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, सिंपल वे तो आपको समझ में आ ही गया कि किस तरह आप एक वेबसाइट पर जाते हैं। तो देखिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल यहाँ पे वर्क करा, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। हमने क्या रिक्वेस्ट करी क्लाइंट ने कि मेरी जो ये ब्राउज़र है इस पर कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाए, VMOU की वेबसाइट
ओपन हो जाए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट की गई कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इस पर इस वेबसाइट को रन कराया जाए। तो सर्वर ने क्या दिया, इस वेबसाइट को यहाँ पर मेरे ब्राउज़र पर रन करवा दिया। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल भी आपका वापस से रिवीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जब हम इंटरनेट पर सिंपल, ये तो अभी हमने सिंपल देख लिया किसी वेबसाइट को ओपन करना। अब कुछ ऐसे टर्म्स भी होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि हमें इंटरनेट पर जब भी हम विजिट करें तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका www। आपने हर वेबसाइट के, बहुत सी वेबसाइट के आगे ये www देखा भी होगा, जिसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ओपन सोर्स स्पेस इंफॉर्मेशन है जहां डॉक्यूमेंट्स और बाकी के वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल के द्वारा क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एंड वेब रिसोर्सेज हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ओपन सोर्स है, यानी आप www का कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत से कंटेंट्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने www लिखा था, है ना। तो क्या करा गया था, ये जो वेबसाइट है www पे स्टोर थी कहीं पे, जहाँ से आपके लिए इस वेबसाइट के कंटेंट्स भी स्टोर किए गए थे। फिर जब आपने रिक्वेस्ट करी तो आपको www के थ्रू क्या मिली, इस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट्स लिखे गए थे, जो भी इसके पेजेस थे, जो भी इसमें लिंक्स थे, वो आपकी ब्राउजर विंडो पर ओपन हो गए। तो यानी क्या करता है, ये एक सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पे आप अपने सभी वेब से रिलेटेड कंटेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल से पहचान जाता है। यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि ये जो नेम है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आगे आएगा, हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर अरबों लोग इंटरनेट पर इंटरैक्ट करते हैं ना। www बहुत से, अभी तो हमने एक बार करके देखा, मान लीजिए आप घरों में और भी वर्ल्ड वाइड वेब का www का यूज़ करके कई वेबसाइट ओपन करके उन पर विजिट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं ना। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है ना। एक विशिष्ट पेज हो गया, जैसे ये क्या हो गया, एक तरीके से पेज हो गया है ना। जैसे अपने स्टडी सेंटर्स ओपन करा तो ये क्या कहलाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पेज कहला रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट थी, वेबसाइट में क्या है, ये जो आपको दिख रही है ये बहुत से पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या है, जो आपको मेन विंडो पे दिख रहा है ये हमारा होम पेज कहला रहा है। और ये जो इसके अंदर बहुत से पेजेस और ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको लिंक्स और वेब के बहुत से पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जानता है। एक वेब पेज को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूज़र की मशीन पर रन होता है एक्सेस किया जाता है, जिसको वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। एक वेब पेज, देखिए VMOU की वेबसाइट अपने यहाँ पे कैसे ओपन हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास एक ब्राउज़र है जो कि इसे ओपन करवा रहा है। मान लीजिए आपके पास गूगल क्रोम नहीं होता तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते इस वेब पेज को देखने के लिए, बट अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं होता तो आप इस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाते ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, ऐसे और भी जो भी आपके ब्राउज़र्स हैं, वो अगर ब्राउज़र्स नहीं होते तो आप किसी भी वेब पेज को अपने सिस्टम पर नहीं देख पाते। तो यही बता रहा है ये कि किसी भी वेब पेज को आपके मशीन पर, आपके कंप्यूटर पर एक ब्राउज़र ही क्या करता है, रन करवाता है। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर्स हैं जैसे हाइपरलिंक्स आदि से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो वेब पेज है ना, ये देखिए बहुत सी, देखिए इमेजेस भी दिख रही है आपको, यहाँ पे कुछ लिंक्स भी दिख रहे हैं। लिंक्स का आपको पता चल रहा है, पॉइंटर चेंज हो जाता है लिंक्स पर क्लिक करते ही, है ना। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, कोई लिंक होता है तो पॉइंटर हैंड की पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ना, बट पॉइंटर हैंड की पोजीशन में आ जाता है। और इस तरह से ये क्या होता है, एक वेब पेज पूरा इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो भी होती है इनमें, फोटोज़ भी होती है, लिंक्स भी होते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं, PDFs भी होती हैं, बहुत से ऑप्शंस के साथ आपका एक वेब पेज बनता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप इंटरनेट तो देखिए, आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क ही है केवल, है ना। और वर्ल्ड वाइड वेब एक स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है हमें हमारे कंटेंट्स को स्टोर करके हमें शो करवाने का। ठीक है, इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है, यह या तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर वायरलेस के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का संग्रह है। जैसे कि अब इंटरनेट में हम हमारे डिवाइसेस को भी मानेंगे,
जैसे कि आपका मॉडेम्स हो गए और आपके सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए, वायर्स हो गए, इन सभी के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसी के अंडर में आ जाता है इंटरनेट के। जबकि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ये केवल सॉफ्टवेयर पार्ट्स के रूप में ही माना जाता है, इसमें हार्डवेयर पार्ट्स का इंक्लूडेशन नहीं होता, केवल सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब के अंडर में आ जाते हैं। यह वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हाइपरलिंक्स भी होते हैं इसमें और यूआरएल्स भी होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। ये जो www की फैसिलिटी आपको मिल रही है ना, ये किसके थ्रू मिल रही है? आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रही है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपको www की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपके ब्राउजर्स पे आपके वेब पेजेस रन नहीं होंगे। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग और फाइल ट्रांसफर इंटरनेट पर सेवाओं के उदाहरण है। इंटरनेट की सर्विसेज में आपके ईमेल्स हो गए, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, ब्लॉगिंग का अगर आपको शौक है तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, चैटिंग करनी, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? इंटरनेट की जो सर्विसेज है उनके एग्जांपल्स। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, वीडियोस अपलोड करना, ऑनलाइन क्लासेस देना, और भी बहुत सारे आपके इंटरनेट की सर्विसेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको www के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम वेबसाइट के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है आपको, उसी तरह आप समझ भी गए होंगे कि एक वेबसाइट क्या होती है, जो कि आपके किसी भी, मान लीजिए आपका कोई स्कूल है ना, स्कूल का अपना एक वेबसाइट होता है जिसमें कि जैसे बहुत सारे इस स्कूल के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप किसी और फंक्शंस पे जाना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। स्कूल की वेबसाइट में रिजल्ट कहाँ पे प्रोग्रेस शो हो रहे हैं आपको, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, कौन कौन सी क्लासेस है, किस टाइम पर रनिंग में है। जैसे कि ये VMOU की वेबसाइट पे मैं दिखा रही हूँ ना, अलग अलग कंटेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो आप एक वेबसाइट होती है ना, वो इन सबका कॉम्बिनेशन होती है। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का संबंधित संग्रह होती है, कलेक्शंस होती है, बहुत सी फाइल्स होगी ना, जैसे लिंक्स के लिए अलग फाइल हो गई, आपके वेब पेजेस के लिए अलग फाइल्स हो गई, जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे क्या कहते हैं, होम पेज। अब होम पेज क्या होगा, हमने VMOU की साइट ओपन करी तो ये सबसे पहला जो हमें होम पेज मिलता है ना साइट ओपन होने पर, वो हमारा क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी अगर हम इस एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है कि उसकी जो सबसे पहला पेज हमारे सामने ओपन होता है, ठीक है। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी चाहिए, तो जो भी हमारे सामने सबसे पहला पेज आएगा वो क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। होम पेज में ही कुछ ऐसे लिंक्स और ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उस वेबसाइट के आगे वाले टॉपिक्स पे, उस वेबसाइट में जो जो दिए गए एड्रेसेस हैं, लिंक्स हैं, उन पर नेविगेट, ठीक है। जो भी आगे होम पेज ही क्या करवाता है, हमें नेविगेट करवाता है, किसका, पूरी वेबसाइट का। जैसे ये होम पेज ओपन हुआ, अभी हमें नेविगेट करवाते हैं कि अगर आप VMOU की वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करें, स्टडी सेंटर्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनकी क्या फीस है, यानी ये सभी चीज़ें क्या करवा रहा है, हमें नेविगेट करवा रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट का जो होम पेज है वो ही हमें आगे के जो भी वेबसाइट में कंटेंट्स हैं उनके बारे में नेविगेट करवाता है। वेबसाइटों से कई कार्य किए जा सकते हैं और कई तरह से इन्हें काम में लिया जा सकता है। वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट हो सकती है, एक कमर्शियल वेबसाइट हो सकती है, एक गवर्नमेंट और एक NGO की वेबसाइट भी हो सकती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज की अलग वेबसाइट्स होती है, उनमें गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स और कई फीचर्स होते हैं। प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है, कोई उसकी अपनी एक वेबसाइट होगी, कोई स्कूल है उसकी अलग होगी, कोई NGOs है उनकी अलग वेबसाइट होती है ना। तो अलग अलग पर्पज़ से हम अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं और उन्हें बनाते भी हैं। वेबसाइट एक व्यक्ति, एक व्यापार, एक पर्सन, एक और बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशंस का कार्य हो सकता है। और वेबसाइट कोई एक व्यक्ति भी बना सकता है, कोई बिजनेस वाला भी बना रहा होता है, और कोई पूरा एक कम्युनिटी होती है इसको बनाने के लिए। आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे VMOU की थी तो इसका विशेष उद्देश्य था VMOU की डिटेल्स को देना। राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका विशेष पर्पज़ है यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में बताना। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि किसी भी वेबसाइट पर अन्य वेबसाइट के लिए आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी अपनी इस वेबसाइट के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया वेबसाइट क्या है। वेब पेज को अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDAs एंड मोबाइल फोन्स। आप अपने मोबाइल में देखते हैं तब भी ये वेबसाइट आपको शो होती है, बट मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग शो होती है ना। और उसमें भी देख सकते हैं आप वेबसाइट को, आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं, यानी जैसा भी आपके पास डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं।
एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे HTTP सर्वर भी कहा जाता है ना। एक जो वेबसाइट होती है उसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे कई ऐसी वेबसाइट होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर शो करवाई जा रही है ना, तो उनको शो करवाने का काम कौन करवा रहा है? HTTP करवा रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रूल्स को फॉलो करते हुए हमारी वेबसाइट के का एक के लिए ये सर्वर वर्क करता है वेबसाइट को सिस्टम पर रन कराने के लिए। नेक्स्ट आता है वेबसाइट्स दो तरीके की होती है, एक तो स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। स्टैटिक साइट्सों की जानकारी स्थिर रहती है, यूजर को इंटरेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। जबकि डायनामिक वेबसाइट में वेब 2.0 ग्रुप्स का हिस्सा है और साइट ओनर और साइट आगंतुकों फॉलोअर्स के बीच संवाद के लिए अनुमति देता है। ठीक है, कुछ स्टैटिक वेबसाइट होती है जिन पर देखिए आपको इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, आप कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते है ना, कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते, जो भी बनी हुई है फिक्स बना हुआ है। जबकि डायनामिक में क्या होता है, जो भी आप विजिट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में उस ओनर से पूछ सकते हैं, उनकी डिटेल्स ले सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो वो किस में आ जाती है? आपकी डायनामिक वेबसाइट के अंदर में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा इसका DNS और कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूआरएल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि किसी वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस को रेफर करवाता है। ठीक है, जैसे आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आइलैंड MyArcSql ई-बुक चैप्टर 4 PHP, ये क्या है? इस पेज का, इस वेबसाइट का यूआरएल है ना। यूआरएल कहाँ पे लिखते हैं? हम एड्रेस बार में लिखते हैं। जैसे न्यू टैब में गए, अब ये एड्रेस बार है, अब यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप क्या लिखेंगे? उसका यूआरएल लिखेंगे। ठीक है, तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आमतौर पर वेब पते के रूप में जाना जाता है। एक वेब संसाधन रिसोर्स का संदर्भ है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने जब VMOU लिखा तब ही आपकी रिक्वेस्ट VMOU की वेबसाइट को ओपन करने के लिए गई, आपके URL को पहचाना गया कि ये जो ब्राउज़र है ये कौन से URL को ओपन करवाना चाहता है। तो जैसे आपने URL लिखा तब ही पता चला कि आपके सिस्टम पर VMOU की साइट ओपन हुई। तो URL रेफर करवाता है उस वेबसाइट के एड्रेस को। URL वेब पृष्ठों HTTP के रेफरेंस के लिए सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। URL का इनमें HTTP और वेब रेफरेंसेस के लिए दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे HTTP भी लिखा हुआ है ना। लेकिन यह फाइल्स ट्रांसफ़र, ईमेल और डेटाबेस के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। HTTP और रेफरेंस के लिए भी किया जाता है। और URL का यूज़ आप अगर फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी को मेल करना हो तब भी आप, और डेटाबेस का जो एक्सेस डेटाबेस है उसके लिए भी आप URL का यूज़ कर सकते हैं। अधिकांश ब्राउज़र वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एड्रेस बार में आपके मोस्टली ब्राउज़र्स वेब एड्रेस को शो करवाते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए, प्रोटोकॉल आपका HTTP यहाँ पे वर्क कर रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू ये वेबसाइट आपके ओपन हो रही है। सब डोमेन कौन सा है आपका? www आपका सब डोमेन है। डोमेन नेम क्या है आपका? यहाँ पे गूगल आपको यहाँ पे शो कराया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपका .com। ये क्या है? आपका टॉप लेवल का डोमेन कोड है। और फिर आती है आपकी वो फाइल बताई जा रही है जो कि आपकी ओपन करवाई जा रही है ना। तो ये पूरे से क्या बनता है? आपका URL बनता है। ठीक है, URL एक वेबसाइट फाइल है, दस्तावेज का सामान्य प्रारूप में इंटरनेट एड्रेस है। ठीक है, जैसे कि ये फाइल है जो कि आपकी ओपन की जा रही है, कॉमर्शियल है ये, और उसके बाद गूगल के ऊपर आपकी www पर ये ओपन की गई है, ये आपको यहाँ पे शो करवा रही है। ठीक है, ये एड्रेस भी आपको बताया जा रहा है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अनूठा यूनिक URL होता है जिसके बिना कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर URL निम्न प्रकार से संदर्भित किया जा सकता है ना। आप URL के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट, वेब पेज या किसी भी कंटेंट तक पहुंचते, बिना URL के आप किसी भी ऑप्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। यह एक प्रोटोकॉल एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और एक फाइल नेम इंगित करता है ना। ये आपका प्रोटोकॉल कौन सा वर्क कर रहा है? HTTP। होस्ट नेम आपके जो भी होस्ट इसका नेम है, डोमेन नेम उसका एग्जाम्पल्स है, सबको इंगित करता हुआ आपके ये एक URL बनता है। कुछ टॉप लेवल के डोमेन कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। .com आपका कॉमर्शियल से रिलेटेड होता है, व्यापार के लिए। .edu भी आपने देखा होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा, विश्वविद्यालय। .gov ये डोमेन कोड आपका यूज में लिया जाता है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उनके लिए। .net आपके नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए आपके .net का डोमेन कोड यूज किया जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org वाला डोमेन कोड का वो यूज करते हैं। नेक्स्ट
तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि URL होता क्या है ना। तो हमारा ये अगर पेज लोड हो जाता है तो बढ़िया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तब तक हमारा ये पेज लोड भी हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे। और डेली इन वीडियोस को रिवाइंड करके देखेंगे तब भी आपको बहुत से ऑप्शन समझ में आएंगे। और आपके RSCIT का कोर्स इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। हाँ, आगे का जो टॉपिक है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो कि है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।